दोस्तों, इस बार महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा राजनीतिक युद्ध ही नहीं लड़ा जा रहा। इस बार महाराष्ट्र यह भी तय करने जा रहा है कि इन दो शीर्ष नेताओं में, टॉप लीडर्स में, ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है, असली कौन है, नकली कौन है। मतलब असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की है या असली शिवसेना गुजरात लॉबी के मोहरे एकनाथ शिंदे की है। और सच ये भी है कि आने वाली 23 नवंबर को महाराष्ट्र की जनता ये भी फैसला सुनाने जा रही है कि सूरज किसका डूबता है और किसका सूर्य उदय होता है, किसका सूर्य अस्त होता है, किसका सूर्य उदय होता है, उद्धव ठाकरे का या एकनाथ शिंदे का। और 23 नवंबर के बाद कौन बचेगा और कौन मरेगा, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है इस देश की और महाराष्ट्र की कि 30 जून 2022 2022 को, जिस दिन एकनाथ शिंदे ने गुजरात लॉबी की शय पर, अमित शाह और मोदी की शय पर, या यूं कहें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मदद से उद्धव ठाकरे की जब कुर्सी छीन ली थी, पार्टी छीन ली थी, चुनाव चिन्ह छीन लिया था और वो मुख्यमंत्री बन गए थे, तब से सच्चाई है कि एकनाथ शिंदे की ताकत 10 गुना बढ़ी है। लेकिन यह भी सही है कि जो सहानुभूति है, जो जनता की सहानुभूति है, उद्धव ठाकरे के लिए वो भी 10 गुना बढ़ी है। अब सवाल यह भी है कि अगर 23 नवंबर को एकनाथ शिंदे अमित शाह के फार्मूले से जीतते हैं, साम दाम दंड भेद, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पावर, मनी, मीडिया, इस ताकत से अगर शिंदे जंग जीत जाते हैं तो इट्स एंड ऑफ द रोड फॉर मिस्टर उद्धव ठाकरे। और यह भी सही है कि अगर जनता की अदालत उद्धव ठाकरे को जिताती है तो गेम एकनाथ शिंदे का भी खत्म होने जा रहा है। मैंने कहा था ना, कौन बचेगा कौन मरेगा 23 नवंबर की दोपहर तक तय हो जाएगा। अब दोस्तों, महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी लड़ाई आज की तारीख में, जिस पर फोकस पूरे देश भर का है, शिंदे वर्सेस ठाकरे, जहां पर उस्ताद ठाकरे की कुर्सी चली गई और कुर्सी छीनी उनके चेले एकनाथ शिंदे ने, जिनके लिए आदित्य ठाकरे ने कहा था कि वो शिंदे है जिसने एक मुसीबत के समय, जब मेरे पिता अस्पताल में थे, इसने मेरे पिता की पीठ पर छुरी भोंकी है, दुश्मनों से जाकर मिलकर सत्ता हड़पी इसने। ये कहा था आदित्य ठाकरे ने। क्या सही है क्या गलत है तो 23 नवंबर को ही तय होगा। लेकिन आज की तारीख में ये दोनों महारथी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे कहाँ खड़े हैं ज़मीन पर। मुझे लगता है कयास तो बहुत लोग लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई सटीक सर्वे, पहला संकेत कहीं से आया है, द हिंदू अखबार से आया है, लोक नीति CS/DS का सर्वे, बड़ा बृहद सर्वे है। और इसने कहा है कि भाई किसके चांसेस चीफ मिनिस्टर बनने के हैं, जनता की, महाराष्ट्र की जनता की पहली पसंद कौन है। सर्वे है बड़ा ज़बरदस्त और फर्स्ट चॉइस, गेस करिए कौन होगा। फर्स्ट चॉइस है उद्धव ठाकरे, लीडिंग बाय 28%। उसके बाद शिंदे है, 20% लोग उनके साथ खड़े हैं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, मोहन भागवत के बड़े पसंदीदा नेता, बहुत ही आप कह सकते हैं चहेते नेता देवेंद्र फडणवीस, मोदी के भी चहेते हैं, 16% लोग चाहते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर बने। शरद पवार, हालांकि बड़े छत्रप हैं, बड़े नेता हैं, आज की तारीख में असली चाणक्य हैं, उम्र ज़्यादा है, 84 ईयर्स ओल्ड हैं, शायद इंटरेस्टेड भी नहीं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में, जनता 8% चाहती है। और अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, सबसे नीची पायदान पर खड़े हैं 3% के साथ। तो अगर आप पॉपुलैरिटी का चार्ट देखें, अगर आप लोकप्रियता देखें आज की तारीख में, या पब्लिक सिंपैथी देखें, तो इस जंग को जो लीड कर रहे हैं वो उस्ताद उद्धव ठाकरे ही हैं राइट नाउ। अब दोस्तों, एक और सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप वोट बैंक देखें कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ने वहाँ भी बाजी मारी है, क्योंकि जब से वो कांग्रेस के साथ आए हैं, शरद पवार के साथ आए, तो उनका जो वोट है उसका एक्सपेंशन हुआ है। और एक्सपेंशन बोले तो अगर आप लोक नीति CS/DS का सर्वे अगर आप देखते हैं, चार्ट अगर आप देखते हैं, तो इसमें आप देखिए कि ना सिर्फ उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनको अपनी तरफ खींचा है, तकरीबन 30%, 31% SC और ST हैं, 52% मुस्लिम्स भी शिफ्ट हुए हैं, मुस्लिम्स भी उनकी तरफ आए। और जहाँ तक मराठा है तो मराठा भी उनके साथ 20% हैं, उनके साथ OBC भी हैं, कुनबी भी उनके साथ हैं। हालांकि
मराठा में इस वक्त थोड़ी बाजी मार ली है एक नाथ शिंदे ने, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हिंदू मेजॉरिटी भी उनके साथ है, अपर कास्ट भी उद्धव ठाकरे के साथ है, मुस्लिम्स भी उनके साथ है जो शिंदे या फडणवीस के साथ नहीं है। कुल मिलाकर जो अगर आप एक इंद्रधनुष बनाते हैं, सातों रंग जोड़ देते हैं वोट के, तो ये सातों रंग कुछ कम कुछ ज़्यादा उद्धव ठाकरे के साथ में, और जहां कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं एक नाथ शिंदे। तो इन टर्म्स ऑफ वोट बैंक उद्धव ठाकरे सीम्स टू बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। अब देखना यह होगा कि इसमें कितना वोट वो खींच पाते हैं, कितना वोट अपनी तरफ खींच पाते हैं। वोट उनके साथ है, खींचते कितना है 23 नवंबर को पता लगेगा। अब दोस्तों इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे आगे ही आगे हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां उद्धव ठाकरे के साथ साथ बराबर दौड़ रहे हैं एक नाथ शिंदे, बराबर दौड़ रहे हैं। अगर आप गढ़ देखें, शिवसेना का गढ़ देखें, बाला साहब ठाकरे की ज़मीन देखें, उनकी तपोभूमि देखें, कर्म भूमि देखें, तो बाला साहब ठाकरे का जो गढ़ है वो मुंबई है। मुंबई के चारों तरफ मेट्रोपॉलिटन रीजन है, बगल में ठाणे है, कल्याण है, और फिर कोंकण बेल्ट, यानी वो जो सड़क मुंबई से गोवा की तरफ जाती है रत्नागिरी होते हुए, वो जो कोंकण बेल्ट है, यही तपोभूमि बाला साहब ठाकरे की रही है। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ असेंबली सीट्स देखें तो 75 सीटें, 75 सीट्स हैं। मुंबई रीजन में 36 सीटें हैं असेंबली की, और थाने कोंकण एरिया में 39 सीट्स हैं। पिछला चुनाव जो हुआ था, पार्लियामेंट का चुनाव था लोकसभा का, जिसके नतीजे 4 जून को आए थे, अगर उन लोकसभा सीटों को हम असेंबली में कन्वर्ट करें, विधानसभा में कन्वर्ट करें, तो 48 सीटों पर भारी पड़ गए एक नाथ शिंदे। 48 सीटें जीती लोकसभा के, अगर हम आंकड़े लेते हैं तो उनको कन्वर्ट करते हैं। 48 सीट्स पर महायुति यानी एनडीए आगे, और महाविकास अघाड़ी यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस 27 सीटों पे आ गए। यानी ज़मीन पर कहीं ना कहीं शिंदे को थोड़ा सा ट्रैक्शन मिल रहा है, और इस ट्रैक्शन को उद्धव ठाकरे को रोकना पड़ेगा। यानी जो ज़मीन उनकी है उस ज़मीन पर सबक सिखाना होगा शिंदे को, चेले को, वरना गणित बिगड़ भी सकती है। अब जो सबसे बड़ा राजनीतिक युद्ध है, सेना वर्सेस सेना, उस्ताद वर्सेस चेला, शिंदे वर्सेस ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इसमें कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या होने जा रहा है, कौन हारेगा तो क्या होगा, कौन जीतेगा तो क्या होगा, काफ़ी कम्प्लेक्स इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी है। पूरा जो महाराष्ट्र का चुनाव है इसी के इर्द गिर्द। और अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति देखेंगे पिछले 3-4 वर्षों की, तो वो शिवसेना पर ही आके अटकी हुई। उसका जो फोकल पॉइंट है शिवसेना है। पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे की कुर्सी को छीन कर उनके चेले को बैठा दिया गया। यही है 5 साल की कहानी। कुल मिलाकर सारी जो तस्वीर है उसके चारों तरफ उद्धव ठाकरे या एक नाथ शिंदे। तो इन दोनों की जंग में अल्टीमेटली किसका सूर्योदय होगा, और जिसका सूर्योदय होगा उसी को ओरिजिनल भी कहलाया जाएगा। कम से कम इलेक्शन की अदालत में जो कुछ हुआ, जनता की अदालत जो फैसला करेगी वही आखिरी फैसला होगा कि शिवसेना अल्टीमेटली किसके साथ जाती है। बड़ा कम्प्लेक्स इशू है, वेरी टफ क्वेश्चन। 3 खास मेहमानों को बुलाया है। मैंने कोशिश करी कि जो मुंबई और कोंकण और थाने एरिया को समझते हैं पत्रकार, आज उनको बुलाऊं। अनुराग चतुर्वेदी जी 45 वर्षों से मुंबई के इर्द गिर्द पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको मैंने कहा पाइए। सुधीर सूर्यवंशी डेली बेसिस पर रिपोर्टिंग करते हैं और इस एरिया को जानते हैं, मुंबई में ही रहते हैं, वो भी लाइव हो रहे हैं। किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, राष्ट्रीय राजनीति पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, महाराष्ट्र में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सवाल ये भी बड़ा है। तो मैंने उमाकांत लखेड़ा से कहा कि ज़रा आप दिल्ली से देखिए महाराष्ट्र को, अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है, आज के दौर में बड़ा सवाल है। असली किसकी, नकली किसकी, शिवसेना। मेरा जो पहला सवाल है वो सुधीर सूर्यवंशी जी से। सुधीर जी, आप मुंबई की रिपोर्टिंग करते रहें, बरसों बरस से करते रहें। उद्धव ठाकरे को आपने देखा, राइज ऑफ शिवसेना को भी आपने देखा है, और आपने ये जो शिवसेना को टूटते हुए भी देखा है, 2 भागों में बंटते हुए भी देखा है। और महाराष्ट्र के इस इलेक्शन में एक बार फिर से लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो असली लड़ाई है, मुंबई में जो लड़ाई है, वो उद्धव ठाकरे और एक नाथ शिंदे के बीच में, मुंबई, कल्याण, थाने, कोंकण। क्या आपको लगता है कि
सारा दारोमदार उद्धव ठाकरे पर है। अगर उद्धव ठाकरे अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करते हैं, उद्धव ठाकरे अगर सीटें ज्यादा लाते हैं जिस बेल्ट में वो सक्रिय हैं, तो महाविकास अघाड़ी की जीत आसान हो सकती है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन उद्धव ठाकरे राइट नाउ। बिल्कुल दीपक जी, हम जब लोकसभा की टेम्पलेट लेते हैं, वो टेम्पलेट में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी के भरभक्कम उनको वोट मिले, उनके सीटें आई, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे ज्यादा 48 लोकसभा की सांसद चुनने वाला स्टेट है। वहां पे कांग्रेस ने 13 ऑफिशियल और एक इंडिपेंडेंट से 14 कैंडिडेट चुन के आए। शरद पवार के 10 में से 8 कैंडिडेट चुन के आए। कांग्रेस के 13 जो थे वो 17 में से चुन के आए थे। उद्धव ठाकरे ने 21 कैंडिडेट लड़े थे, उनमें से उनके 9 कैंडिडेट चुन के आए थे। तो मुझे लगता है जब स्ट्राइक रेट हम देखते हैं हर पार्टी का, महाविकास आघाड़ी का, तो उसमें उद्धव ठाकरे थोड़ा उनका परफॉर्मेंस डाउन था, लेकिन उनकी कुछ गलतियां थी, कुछ खामियां थी 2-3 जगहों पे। वो नहीं करते तो मुझे लगता है उनका टैली कांग्रेस से भी बढ़िया सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर सकती थी। लेकिन जो विधानसभा का जो चुनाव है, उनके लिए एक बड़ी लिटमस टेस्ट है उनके लीडरशिप की। और जो मुझे लगता है ये विधानसभा के लोकसभा के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर चुनना था, अभी प्राइम मिनिस्टर अभी सीएम चुनना है। तो मुझे लगता है इस दौड़ में, इस रेस में उद्धव ठाकरे खुद है, तो इसलिए खुद के लिए मुझे लगता है पूरी अपनी जान की बाजी और बाकी जो भी कुछ चीजें रिसोर्सेस लगते हैं, जो भी कुछ करिश्मा लगता है, वो सब चीजें लगाएंगे। और जब स्ट्राइक रेट उनका अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिकली महाविकास आघाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो एलिवेट हो जाएगा। इसलिए महाविकास आघाड़ी की पूरी दारोमदार उद्धव ठाकरे के ऊपर है, ये पहली बात। दूसरी अद्भुत बात उद्धव ठाकरे के बारे में, जब भी उद्धव ठाकरे के ऊपर कोई लोग संदेह पैदा होता है, मैंने बहुत बार देखा है कि जब नारायण राणे छोड़ के गए उस वक्त भी संदेह निर्माण किया गया था कि उद्धव ठाकरे पार्टी संभाल नहीं सकते। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि बीएमसी बंबई जो कॉर्पोरेशन उसके हाथ से निकल जाएगी, लेकिन उद्धव ने दिखा दिया। उसके बाद में बाला साहब के बाद ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे संभाल नहीं पाएंगे कमान, लेकिन बाला साहब के टाइम में जितने सीटें नहीं आई थी उससे ज्यादा सीटें 2014 में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को लाके दिया था। 2017 का बीएमसी का इलेक्शन मैंने बहुत ही नजदीकी से देखा है, बहुत ही नेक एंड नेक इलेक्शन था। बीजेपी सेंटर में पावर में थी, स्टेट में पावर में थी। देवेंद्र फडणवीस हो, आशीष शेलार जो बंबई के प्रेसिडेंट, उन्होंने सब जान की बाजी लगाई थी, तभी भी उद्धव ठाकरे ने उनको मात दी थी। मुझे लगता है कि जब भी उद्धव ठाकरे पर एक संदेह पैदा होता है उनकी लीडरशिप में, तभी तो वो बाउंस बैक होते, और ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मौका उनके लिए है। एक बड़ी बात सुधीर जी ने कही, बारीक नजर रखते हैं उद्धव ठाकरे पे। इन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे दरअसल क्राइसिस मैनेजर है। जब क्राइसिस आती है उतना ही अच्छा खेलते, घबराते नहीं हैं, उनकी नर्व्स ब्रेक नहीं करती। जब भी मुसीबत आती है तब उद्धव ठाकरे का असली रूप दिखता है। जैसे कोविड को अगर आप देखें, कोविड में सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां WHO कह रही थी कि साहब मुंबई में तो बुरा हाल हो जाएगा, तबाही सबसे ज्यादा मुंबई में होगी दुनिया में अगर कहीं होगी। लेकिन उसी मुंबई को एक बहुत बड़े क्राइसिस से जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने निकाला, आज भी लोग याद करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। क्राइसिस मैनेजर हैं और क्राइसिस में, विपदा में, विपरीत परिस्थितियों में तैरते हैं। और इस बार भी देखते हैं वो क्या करते हैं। एक सवाल मैं उमाकांत लखेड़ा जी से पूछूंगा, फिर मैं अनुराग जी के पास आऊंगा। मेरा सवाल लखेड़ा साहब बड़ा स्पष्ट है, बहुत स्ट्रेट है, और अमूमन इस तरह के सवाल कोई पूछता नहीं आजकल, अवॉइड ही करता है इस दौर में, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट सवाल करने जा रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि क्या आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां, आज का जो दौर है, उसमें उद्धव ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे एकमात्र ऐसे नेता हैं, इकलौते ऐसे नेता हैं कि मुसलमान भी उनकी तरफ झुका हुआ है और हिंदू मेजॉरिटी भी उनकी तरफ झुकी हुई। यानी आप कह सकते हैं कि चाहे आप ममता बनर्जी को देखें, अखिलेश यादव को देखें, मायावती को देखें, बीजेपी को देखें, कांग्रेस को देखें, 100% वोट किसी के पास नहीं। लेकिन चाहे वो मराठी वोट हो, चाहे वो ओबीसी वोट हो, चाहे वो दलित वोट हो, चाहे वो मुस्लिम वोट हो, चाहे वो हिंदू मेजॉरिटी वोट हो, बीजेपी का वोट हो, क्या आपको लगता है कि वोट बैंक का सबसे बड़ा विस्तार अगर है, उद्धव ठाकरे कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, कितना वोट उनके पास आता है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन आज की तारीख में किसी को उनसे परहेज नहीं है, और ऐसा कोई नेता नहीं है। किसी से मुसलमान चिढ़ता है, किसी से हिंदू चिढ़ता है, ये हकीकत है इस देश की।
इस देश की हकीकत है। हिंदू का मतलब जो आरएसएस माइंडेड हिंदू है, जिसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। आपने हरियाणा के नतीजे देखे। मैं कह रहा हूं कि इस देश में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो संघ से जुड़ा हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो दलित हो, अंबेडकराइट हो, कोई हो, एकमात्र ऐसा नेता जिसको परहेज नहीं है वोटर को किसी से। ये मैं बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे एक नए अवतार के रूप में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में स्थापित हो गए हैं। वो एक स्थापित नेता है। मुख्यमंत्री पद रहे नहीं रहे ये अलग बात है, वो तो वोट मिलेगा, मुख्यमंत्री आप बनेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्थापित मराठी नेता बन गए हैं जो आज से 2 साल पहले नहीं थे। और जब वो मुख्यमंत्री है, हिंदू, मुसलमान और बाकी जो जातियों की आपने बात की है, क्या होता है कि जब आप गवर्नेंस करते हैं, जब आप सरकार में होते हैं, जब सत्ता का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, देखिए 2 मुद्दे हैं। एक तो सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव, विभिन्न धर्मों के बीच में जो भाईचारा है, वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रूव किया उसको, भाईचारे को। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो गवर्नेंस दी, गवर्नेंस कब दी? जब संकट था, कोविड का संकट था। कोविड के संकट में उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदू है, ये नहीं देखा कि मुसलमान है, ये नहीं देखा कि कौन सा धर्म का है। जो भी बेस्ट पॉसिबल, बंबई जैसे प्रचंड आबादी के शहर में, बाकी शहरों में भी प्रचंड आबादी थी और क्या क्या हाहाकार मचा हुआ था, उस पूरे दौर में उन्होंने बड़े संयम से कोविड के संकट से पूरा मशीनरी झोंक दी और लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों की, हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां चली गई, उस अलग इश्यू है। लेकिन उन्होंने प्रूव किया, अपने लीडरशिप को प्रूव किया, और उस लीडरशिप को उन्होंने सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिकता में भी प्रूव किया। और जब इन दोनों मोर्चों पर भारत में आप अपनी लीडरशिप को प्रूव करते हैं तो आप स्वतः ही, बनाने से नहीं, स्वतः ही लीडर बन जाते हैं। और आज वो प्रमुख नेताओं में है, आज इंडिया अलायंस के भी प्रमुख नेताओं में है। तो मुझे लग रहा है कि वो एक मजबूत स्थापित नेता है। एक बड़ी बात और है। अगर अभी जो अगर मुख्यमंत्री बनने का जो एक नेचुरल चॉइस है, मैं ये मानता हूं नेचुरल चॉइस, उसमें उद्धव ठाकरे का जो स्ट्राइक रेट है वो बाकी लोगों से बहुत आगे है, ऐसा मैं मानता हूं। जी, नेचुरल चॉइस जो है वो उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं। और जो जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदली कि मोदी और शाह ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे को टारगेट किया, उद्धव ठाकरे ने जब पाला बदला और वो एक सेकुलर पॉलिटिक्स में एंट्री उन्होंने ली कांग्रेस के साथ, महाविकास अघाड़ी के जब साथ हुआ, तो मुस्लिम भी उधर शिफ्ट हुआ। पहला समर्थन देने वाले अगर कोई एमएलए थे जब उद्धव ठाकरे सरकार बनाने जा रहे थे, तो अबू आजमी थे। अबू आजमी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट मिस्टर उद्धव ठाकरे। तो ये इसको एक खुशकिस्मती माननी चाहिए हिंदुस्तान की सियासत में कि सारे पक्ष कम से कम एक नेता को देख रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि ये अब उद्धव ठाकरे को डिसाइड करना है कि इस वोट का, ये जो विस्तार है, एक्सपेंशन ऑफ वोट है, इसका वो कितना लाभ उठाते हैं। मेरा सवाल चतुर्वेदी साहब ये है कि मुंबई की लड़ाई बड़ी डिसाइसिव होने जा रही है, बहुत ही निर्णायक लड़ाई होगी और मुंबई ही फ्लेवर तय करता है महाराष्ट्र का, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में उद्धव ठाकरे चैलेंज दे सकते हैं, एकनाथ शिंदे को परास्त कर सकते हैं, बीजेपी और एकनाथ शिंदे को क्या वो हरा सकते हैं? और अगर वो हराते हैं तो फिर आपको नतीजे क्या दिख रहे हैं? मुझे अभी भी, देखिए, एकनाथ शिंदे को मैं कम खिलाड़ी नहीं मानता हूँ, क्योंकि एकनाथ शिंदे को मैं अमित शाह का ही एक तरीके से प्रोटोटाइप मानता हूँ, क्योंकि वो और अमित शाह का एक छोटा सा रूप है, आप ये कह रहे हैं? एकनाथ शिंदे वही है। और ये जो मिलिंद देवड़ा का जो चयन जो हुआ है, इसको मैं बहुत साधारण घटना नहीं मानता हूँ। ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे का आदित्य ठाकरे के बनाम, जैसा हमारे महाभारत में होता था, कई शिखंडियों को खड़ा किया जाता था, कई को परास्त किया जाता था। तो ये वो जो लड़ाई है, ये प्रॉक्सी की लड़ाई अमित शाह लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे से, उनके पुत्र पे हमला करके। क्योंकि अगर उनको लगता है कि हमने इनके पुत्र को चुनौती दी, या सहज रूप से अगर एनसी चाइना होती, तो मुझे लगता था कि मुंबई में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली कोई सीट होती थी तो वो वर्ली की सीट होती थी। लेकिन वो चुनौती देना चाहते थे। और अमित शाह का
जो सबसे बड़ा राइवल आज की तारीख में है वो शरद पवार नहीं है, कांग्रेस के थोराट नहीं है, वो उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ में केजरीवाल जैसा आदमी है जो कि किसी के साथ नहीं जाता था, तो महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया है, ये मूलतः उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया है, क्योंकि केजरीवाल जानते हैं कि उद्धव ठाकरे आघाड़ी के कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। मैं सुधीर भाई पे आ रहा हूँ। सुधीर भाई, आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे के जो शिष्य रहे, उद्धव ठाकरे के पैर छूने वाले, उद्धव ठाकरे के रहमो करम पर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने वाले एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे अपने उस्ताद की कुर्सी छीनी, पार्टी तोड़ी, सिंबल छीना और मुंबई पे नहीं महाराष्ट्र पर कब्जा करने की उन्होंने कोशिश करी। क्या एकनाथ शिंदे के चैलेंज को, एकनाथ शिंदे के चैलेंज को उद्धव ठाकरे उसको ध्वस्त कर सकते हैं? इस चुनौती को वो तोड़ सकते हैं, या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की जो लड़ाई है वो डिसाइसिव होने वाली है, दोनों भारी हैं, या उद्धव ठाकरे भारी पड़ सकते हैं? ये जो लड़ाई है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की, उस्ताद और चेले की, ये लड़ाई आपको कैसी दिख रही है और इसमें क्या होने वाला है? देखो दीपक जी, जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी, बहुत से उनके एमएलए भाग के पहले सूरत, बाद में गुवाहाटी, बाद में गोवा चले गए। उस वक्त भी उद्धव ठाकरे डिसाइड करते कि मेरी सरकार बचानी है, तो मुझे लगता कि वो सरकार बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि जो लोग जाने वाले वो जाएंगे, इन लोगों के जो करप्ट माइंड के है, करप्ट है उनके साथ व्यवहार, तो ऐसे लोगों को रुकाना कोई अच्छी बात नहीं, उन्होंने जाने दिया। मुझे लगता है कि उसी टाइम में वो रुकाते तो आज एकनाथ शिंदे अपने को देखने को नहीं मिलता, उनकी सरकार भी गिरती नहीं। राजनीति में जैसे हमने बात किया था, छल कपट, साम दाम दंड भेद का उपयोग करना होता है, वो उद्धव ठाकरे के उनके कंडक्ट में और उनके नेचर में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। लेकिन जो ये अभी जो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, ये बहुत ही डिसिसिव चुनाव है। यहाँ पे लीडरशिप फाइनल हो जाएगी, यहाँ पे आने वाली महाराष्ट्र की राजनीति कौन से दौर में जाएगी ये भी फाइनल हो जाएगी। इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा यूएसपी जो एकनाथ शिंदे का है वो पैसा, उसके आगे और पीछे उनका दूसरा यूएसपी नहीं है। उद्धव ठाकरे का यूएसपी ऐसा है कि शिवसेना का बाकायदा उद्धव ठाकरे उनके पिताजी का भी, क्योंकि उनका ऐसे कोई कास्ट से स्टिक नहीं, जैसे कुछ लीडर जैसे आपने कहा था माइनॉरिटी हो, मुस्लिम्स हो, वो छवि में रहते, कुछ लीडर हिंदू की छवि में रहते, कुछ लीडर अपने कास्ट की छवि में रहते। उद्धव ठाकरे ऐसे लीडर्स है महाराष्ट्र में, वो बियॉन्ड द कास्ट है। उनको ओबीसी भी चाहता है, उनको मराठा भी चाहता है, उनको दलित भी चाहता है, उनको ट्राइबल भी चाहता है, उनको मुस्लिम भी चाहता है, इसलिए सब वोट मिले। अभी उनकी संख्या कितनी हो कितनी है डिस्प्यूट की बात है, लेकिन ये जो उनका जमावड़ा है, ये जो वोटों का कुनबा है, वो बढ़ा सकते हैं। उनके पास एक ताकत, एक पोटेंशियल है। मैंने देखा है कि उद्धव ठाकरे के पास बाला साहब की जो ज्वलंत हिंदुत्व की भी विचारधारा है, लेगेसी है। और दूसरी बात, उनके जो दादाजी थे प्रबोधनकार ठाकरे, उनकी इंक्लूसिव सेक्युलर जो विचारधारा थी, वो विचारधारा भी उनके पास में, तो दोनों चीज लेके वो अपना कुनबा बढ़ा सकते हैं। अभी उनके ऊपर डिपेंड है बैटिंग किस तरह से करनी है, सचिन की तरह करनी है कि नंबर 5 पे और 6 पे जाके करनी है। जितना ज्यादा बैटिंग करेंगे उतने वो ज्यादा रन बटोर पाएंगे। और बम्बई तो वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट का एक सिनोनिम कहा जाता है बम्बई को, तो मुझे लगता है ये उनके लिए एक बड़ा मौका है। बड़ा मौका है। क्या लगता है आपको लखेड़ा साहब, क्या लगता है कि क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की दुकान बंद कर देंगे, या एकनाथ शिंदे को आप अंडरमाइन नहीं कर रहे? देखिए, एक बात मैं बहुत साफ बताना चाहता हूं कि असली नकली का फैसला होना है इस चुनाव में। असली देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी के गोद में बैठा हुआ है, तो वो तो असली नकली का फैसला करेगा नहीं, वो तो जजमेंट की भूमिका में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वही सब इलेक्शन कमीशन। आप कह रहे हैं कि पब्लिक को तय करना असली नकली कौन है, असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन। ठीक है, एक पॉइंट वेल टेकन जी। आप ये देखिए, दूसरी बात आप ये देखिए कि ये जो महाराष्ट्र में जो अराजकता का माहौल, जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
पूरी तरह गुजरात लॉबी, अमित शाह, मोदी, और आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को हड़पना चाहते हो। उसका जो शिवसेना का जो हिंदुत्ववादी, जो उसका हिंदुत्व का जो उसका बेस था, उसने कहा कि भाई मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है। अब जो हिंदुत्व जब है, शिवसेना है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी साथ में थी, और जब थोड़ा मजबूत हो गई तो उन्होंने उनको खाने की कोशिश की, और जब खा नहीं पाए तो दो टुकड़े कर दिए। तो अब इस इलेक्शंस में देखिए, जैसे अब साफ साफ दिखाई दे रहा है शरद पवार और अजित पवार, तो निश्चित रूप से अजित पवार इस इलेक्शन में साफ हो जाएंगे। ये अभी से दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में आधा साफ हुए थे, मतलब 90% साफ हो गए थे, 1% रह गए थे। तो अब तो जनता फैसला करती है, असली नकली जनता भी तय कर लेती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे सशक्त बन के उभरेंगे, और एक नाथ शिंदे उनके सामने डाउन होंगे। ठीक है कि वो बहना लड़की बहना योजना लेके आ जाए, जी बेरोजगारी भत्ता लेके आ जाए, प्रशासन, शासन, व्यवस्था, जी 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 कंट्रोल, और सब उनके पास है, दादागिरी है, डॉन है, लोकल डॉन है, और सबको डरा जी धमका रहे हैं कि साला हमको ही पावर में आना है, और पीछे से बीजेपी खड़ी है। तो मुझे लग रहा है कि जी ये असली नकली का फैसला भी होना है, और ये होना महाराष्ट्र का चुनाव पर पूरे देश और पूरी दुनिया की निगाह इसीलिए लगी हुई है। है। जी चतुर्वेदी जी, मैं आ रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन मैं सुधीर जी से पूछूंगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं अनुराग जी से पूछने जा रहा हूँ। अनुराग जी, आपको लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव नहीं करते, उनके बल्ले से रन नहीं बनते, सीटें नहीं आती, और अगर वो एकनाथ शिंदे को ध्वस्त नहीं करते हैं, जो मौका उनको मिला है, तो फिर मुश्किल में पड़ सकता है उद्धव ठाकरे का फ्यूचर बिल्कुल जो है। क्योंकि आज उनके बिल्कुल पास बिल्कुल ना बिल्कुल पार्टी है, ना पार्टी का उनके पास सिंबल है, जो उनके पिताजी ने पार्टी खड़ी करी। तो आज देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये डू और डाई बैटल है उद्धव ठाकरे के लिए, करो या मरो की स्थिति है? बिल्कुल मुझे लगता है उद्धव ठाकरे के लिए ये अंतिम मौका है। और आज की तारीख में अगर आप एक सिंबॉलिक जो चीज उनके पास में रही है, वो दादर में शिवसेना भवन है, जो कि बाला साहब ठाकरे ने और जो उनके सिपा सालार थे उन्होंने जी बनाई है। तो एक इमारत उनके पास में रही है, लेकिन असली जो जो पंचायत का चुनाव है, जो विधानसभा का चुनाव है, वो अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो उनका राजनीति में न केवल वो बल्कि उनका जो परिवार है उसके लिए भी समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सारे चुनाव में जो कि मोदी जी जो है, जिनसे कि महाराष्ट्र में बड़े अलोकप्रिय हैं, उनको थोड़ा दूर रखा जाएगा। और ये जो फाइट है वो एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे की कराने का किया जाएगा, क्योंकि ये जी अगर धर्मवीर भारती के हिसाब से देखा जाए तो ये अंधा युग है। हर पार्टी एक दूसरे परिवार से लड़ रही है, कहीं कौरव है कहीं पांडव है। तो ये चुनाव जैसे लखेड़ा जी कह रहे थे असली नकली है, तो मुझे लगता है ये चुनाव पांडव कौन है और कौरव कौन है, कौरव सेना कौन है, ये तय होगा। जी लेकिन मैं जी अभी भी उद्धव ठाकरे को लेके कई बार सशंकित होता हूँ, क्योंकि वो एक संवेदनशील फोटोग्राफर है, उनमें एक ह्यूमन क्वालिटीज है, जबकि एकनाथ शिंदे एक बड़ा रूथलेस और बड़ा जो उनका जो माइंड जो है आपने कहा अमित शाह के रूप हैं वो, हाँ, अमित शाह के कलयुग के रूप है। चाणक्य हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कई हमले होंगे जो कि उन्होंने अभी सोचे नहीं है। अगर वो राजनीति में निखर के आते हैं तो वो सोने की तरह उनको महाराष्ट्र की गद्दी मिलेगी, जी और अगर नहीं मिलेगी तो उनको अरब सागर में वो डूब जाएंगे। अनुराग जी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे मूलतः बुनियादी तौर पे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, बड़े सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, शरीफ आदमी हैं, और छल प्रपंच और कपट नहीं है उनमें। और दूसरी तरफ जो उनका चेला है, जिन्होंने उनसे पार्टी हड़प ली और पार्टी का सिंबल ले लिया, कुर्सी हड़प ली, एकनाथ शिंदे में कलयुग की राजनीति के सारे गुण हैं। तो एक तरफ कलयुग का चाणक्य है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, जिसकी कहीं ना कहीं तुलना, मुझे ऐसा लगता है, अगर महाभारत का आप बात करें, युधिष्ठिर टाइप है। तो इसमें कौन जीतेगा ये बहुत बड़ी बात होगी। और अनुराग जी ने बहुत हिम्मत के साथ कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ये बैटल नहीं जीतते तो फिर फ्यूचर इज नॉट सेफ फॉर हिम। सुधीर जी, आखिरी सवाल है, बड़ा
यक्ष प्रश्न है, इज इट अ डू और डाई बैटल? करो और या मरो की स्थिति है। उद्धव ठाकरे जीते तो सब कुछ आ रहा है हाथ में, और उद्धव ठाकरे अगर हार गए, पब्लिक की अदालत में अगर हार गए, जनता की अदालत में हार गए, इलेक्शन कमीशन की तो अदालत में हार गए, पार्टी छिन गई, सिंबल छिन गया, लेकिन अगर जनता की अदालत में हारे तो क्या सब कुछ फिर गवा बैठेंगे? तो क्या ये एक करो और मरो की स्थिति है? और अगर उद्धव ठाकरे क्राइसिस मैनेजर हैं तो इस स्थिति में, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में राइजिंग टू द ओकेजन, क्या इस तरह की इनिंग खेलनी पड़ेगी उन्हें? देखो, जैसे आपने जो सवाल पूछा डू और डाई सिचुएशन उद्धव ठाकरे के लिए, वो इलेक्शन कमीशन की अदालत में हार गए, जो कोर्ट की जो अपनी है वहां पे तो मामला पेंडिंग है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो हो रहा है। और तीसरी अहम चीज मुझे लगती है दीपक जी, हम सब लोगों ने मेरे ख्याल से साइंस में पढ़ा होगा, एक चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत है, रिवॉल्यूशनरी सिद्धांत था उनका, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जी हाँ, जी। जो आदमी स्ट्रॉन्ग रहता है इसका मतलब वो सर्वाइव होगा, ऐसा नहीं है। जो आदमी इंटेलिजेंट रहता है वो सर्वाइव होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन जो चुनौती है और जो सिचुएशन को जो अडॉप्ट करता है, उसके जैसा अपना कंडक्ट करता है, अपना बिहेवियर करता है, वो आदमी सर्वाइव होता है। तो मुझे लगता है ये कला उद्धव ठाकरे में है। जिस तरह से उन्होंने 2019 में शरद पवार और कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाई, नहीं तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को वैसे ही एक स्लो पॉइजन की तरह से वैसे ही उनकी पार्टी खत्म कर रहे थे। उनको पता चला कि ये बीएमसी में अपने ऊपर आ गए, जैसे 2017 का मैंने जिक्र किया कि बीएमसी वो छीनना चाहते थे, उसके बाद में महाराष्ट्र उनके हाथ से छीनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पाला बदला। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे एक आर्टिस्ट है, शार्प माइंडेड एक लीडर है। उनकी छवि महाराष्ट्र में कोविड के तौर पे और ज्यादा उभरी है, पार्टी पर्सन से ज्यादा। मुझे लगता है कि वो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत उनके जब नजर में होगा तो और जो आने वाली सिचुएशन है, यहाँ पे अमित शाह हो, एकनाथ शिंदे का पैसा, जिनकी राजनीति पैसे से शुरू होती है और पैसे से खत्म होती है, सब चीजें हो, लेकिन उद्धव ठाकरे मुझे लगता है चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत से काम करेंगे, सिचुएशन अडॉप्ट करेंगे, जैसे आपने कहा बैटिंग T20 की तरह करेंगे, तो बिल्कुल वो अपने ये ओकेजन पे उभर सकते हैं। एक नई चीज, एक नया पर्सपेक्टिव ऐड कर दिया सुधीर जी ने, और अंत में उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जैसा कि अनुराग जी कह रहे हैं कि साहब शरीफ आदमी तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, संवेदनशील भी हैं उद्धव ठाकरे, शरीफ भी हैं, छल कपट भी नहीं करते, लेकिन पॉलिटिकली शार्प हैं, पॉलिटिकली पप्पू नहीं है। तो वो शार्पनेस है, उनको पता था कि कब मोदी और अमित शाह क्या उनके साथ करने जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे उनके साथ क्या करने जा रहा है, और समय समय पे सही दांव उन्होंने खेला है। और आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस को ऑक्सीजन मिला है, कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस सिर्फ एक सीट लाई थी। अगर आप क्रेडिट देंगे तो छाती पर तीर खाकर उद्धव ठाकरे, जिस तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी गवाई, पार्टी गवाई, तीर कमान गवा दिया, एकनाथ शिंदे ने उनके दफ्तर पर कब्जा कर लिया, उनकी कुर्सी पर कब्जा कर लिया, वहां से जो महाराष्ट्र की राजनीति बदलना शुरू हुई है, जहां से गुजरात लॉबी एक्सपोज होना शुरू हुई है, जहां से कहीं ना कहीं मराठी और गुजराती इस तरह की लड़ाई हो गई, उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट है, वो उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे को तय करना होगा कि ये मौका है, आखिरी मौका है, जो अनुराग जी ने कहा लास्ट चांस है उनके पास, कि अगर उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो जैसा कि अनुराग जी ने कहा कि वो खुद भी खत्म हो सकते हैं, उनके हाथ से सब कुछ निकल सकता है। और अगर उन्होंने एकनाथ शिंदे को हरा दिया इस चुनाव में जनता की अदालत में, तो सब कुछ वापस आ सकता है, एवरीथिंग विल रिटर्न टू हिम, ही विल बी द किंग अगेन। अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुधीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लखेड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर देखना है उद्धव ठाकरे क्या करते हैं, तो उद्धव ठाकरे को डिसाइड करना है। हमारे पैनलिस्ट का ये कहना है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अगर शरद पवार और अमित शाह के बीच में लड़ाई है, तो एक लड़ाई उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में। थैंक यू सो मच सुधीर जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच अनुराग जी